हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। आइए देखते हैं। जैसे में इसमें क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। और पूछता है जैसे में नकदी फसलें क्या होता है, व्यापारिक फसलें क्या होता है। जैसे चाय के बारे में देखेंगे, कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, रबड़, जूट, ये सब के बारे में देखेंगे। आपका कृषि का चैप्टर चल रहा है, इसके बाद और भी टॉपिक है, इसके बाद आपका कृषि चैप्टर खत्म हो जाएगा। यह क्लास नंबर 40 है और यह भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है। आइए देखते हैं। यह सभी के सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे में यूपीएससी से लेके बीपीएससी, प्रत्येक राज्य के, बिहार पुलिस हो चाहे दरोगा हो, टीचिंग में भी है, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। समझ गए। तो देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें के बारे में देखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास करके ज़्यादातर पूछ लेता है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका जो नोट्स दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, SM क्लासेज इंडियन पर। चलिए देख लेते हैं। देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें के बारे में देखते हैं। देखिए, भारत में मुख्यतः 3 फसलें उगाई जाती हैं। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती है? 3 फसलें उगाई जाती है। जायद फसल, रबी फसल, खरीफ फसल। ये तीनों से टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है, अक्सर एग्जाम में देखिएगा। समझ गए। गेहूँ पूछेगा तो क्या है? रबी है। सरसों क्या है? तो रबी है। इसके बारे में देख लेता है। आइए देख लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए, खरीफ फसल के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए, यह मुख्य रूप से मानसून काल की फसलें हैं। ठीक है, यह प्रमुख रूप से मानसून काल की फसलें हैं। ठीक है, इसे जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, इसे जून जुलाई में बोया जाता है। तो मानसून काल की फसल यानी कि वर्षा बहुत चाहिए इसके लिए। मानसून जब ये आ जाएगा तो वर्षा बहुत चाहिए इसको, और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। ठीक है, तो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। समझ गए। इस फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें जो फसल होता है मुख्य रूप से धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, गन्ना, कपास, तंबाकू आदि है। ठीक है, तो ये सब इसमें मौलिक पूछ लेता है कि खरीफ फसल का कौन सा उदाहरण है, तो ज़्यादातर देखिएगा धान रहेगा, लेकिन ये सब पूछता है। तंबाकू जो है ये सब नकदी फसलें हैं। नकदी यानी कि जो व्यापारिक उद्देश्य से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बताएंगे। पहले समझ खरीफ फसल क्या होता है, इतना देख लिए। मुख्य रूप से मानसून काल की फसलें हैं। इसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। इस फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसमें मुख्य कौन सा फसल आता है? तो धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, गन्ना, कपास, तंबाकू आदि आता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं, देखिए, जायद फसल। ठीक है, यह फसल मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई में काट लिया जाता है। ठीक है, यह फसल मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई में काट लिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सब्जी होता है, तरबूज होता है, खरबूज होता है, ककड़ी होता है और खीरा आता है इसके अंतर्गत। यह बहुत जल्दी समय में लग जाता है। यह गर्मी की फसलें हैं। समझ गए। देखिएगा ज़्यादातर गर्मी के समय तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी ये सब आएगा। ठीक है, तो जायद फसल ये हो गया और मार्च अप्रैल में इसे बोया जाता है और मई में इसे काट लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रबी फसल, यह फसल ठंड के दिन में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक है, यानी कि जायद फसल के बाद, देखिए मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पे यह आपका जो हो गया खरीफ फसल हो गया, खरीफ फसल हो गया, उसके बाद रबी फसल आता है, उसके बाद जायद फसल आता है। समझ गए। चलिए, तो रबी फसल जो है यह फसल ठंड के दिन में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, जब धान कट जाता है तब। ठीक है, इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये शीत के समय में होता है, ठंडा के समय में होता है। इसकी कटाई मार्च में की जाती है। ठीक है, जैसे गेहूँ, सरसों आता है तिलहन में आता है, जौ, चना, मटर जो आता है दलहन में आता है, अलसी जो होता है तेल निकाला जाता है, तीसी हो गया, राई से तेल निकाला जाता है, आलू हो गया, बरसीम यानी कि चारा होता है मवेशियों को खिलाने के लिए, खेसारी होता है। तो भारत सरकार ने रोक लगा दिया है कि आंखें खराब हो जाता है। ठीक है, मसूर है तो शरीर दर्द करता है, इस पर रोक लगा, प्रतिबंध किया गया है। लेकिन ये सब रबी फसल की फसलें हैं। समझ गए। तो रबी जो होता है अक्टूबर नवंबर में इसे बोया जाता है। समझ गए। इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। इसकी कटाई मार्च में की जाती है। जैसे गेहूँ, सरसों, जौ, चना, मटर, अलसी, तीसी, राई, आलू, बरसीम, खेसारी, मसूर। समझ गए। तो रबी फसल की ये सब उदाहरण हैं। चलिए, ये सब देख लिए, आगे देखते हैं। अब देखते हैं
दलहनी फसल में क्या क्या आता है? दलहनी जो फसल है, अरहर, मूंग, उड़द आता है, उड़ीद, ठीक है, अरहर, मूंग, उड़द आता है, ठीक है। तिलहन फसलें जो है सोयाबीन, सूर्यमुखी, मूंगफली, लोबिया, ये सब आता है तिलहन फसलें में। इसमें बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता चाहिए, ठीक है, इसके लिए। चलिए आगे देख लेते हैं और भी। देखिए धान के बारे में देख लीजिए। धान एक उष्णकटिबंधीय देखिए धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है, अर्थात धान का विकास उष्णकटिबंधीय दशाओं में ही होता है। जैसे मैं देख लीजिए, आपका यह पृथ्वी हो गया, ठीक है, इसके बीचों बीच जो रेखा गई है इसे बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, यानी कि विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर इसी को बोलते हैं। तो इसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में इसको बोला जाता है विषुवत रेखा, ठीक है, यानी कि इसके जो 10 डिग्री के समीप है यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए। सूर्य का आँख जो होता है यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में होता है, मैंने आपको कितना बार जिक्र लिया है, ठीक है। तो ज़्यादा वर्षा यानी कि बादल, यानी कि 8 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर बहुत टेम्परेचर रहेगा, फिर उसके बाद बादल लगना शुरू होता है, उसके बाद 2 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक वर्षा बहुत ज़्यादा होता है विषुवत रेखा के पास। यहाँ के लोग बहुत ही काले होते हैं, ठीक है। जब मैं वर्ल्ड मैप बताऊँगा तो आपको बहुत कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती, यानी कि वर्षा हुआ, यानी कि नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे धान रोपिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेती होता है, इसलिए बोलते हैं इसे उष्णकटिबंधीय फसल बोलते हैं। धान का विकास उष्णकटिबंधीय दशाओं में ही होता है, अर्थात विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में ही धान का उत्पादन होता है, समझ गए, विषुवत रेखा के आसपास। और ऊपर 23.5 डिग्री जो बोलते हैं विषुवत रेखा के ऊपर, उसको बोलते हैं कर्क रेखा उत्तर में, और इसको उत्तर दक्षिण में जो बोलते हैं 23.5 डिग्री, इसको मकर रेखा बोलते हैं, समझ गए। तो 0 डिग्री लाइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं, समझ गए। चलिए, और 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, समझ गए, 0 डिग्री के आसपास, इसीलिए वहाँ पे धान की खेती बहुत ज़्यादा होता है। गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, शीतोष्ण यानी कि 66.5 डिग्री वाला एरिया में शीतोष्ण, यानी कि देखिएगा जितना भी होता है, जैसे में अमेरिका में हो चाहे यूक्रेन तरफ हो, जितना गेहूँ होता है सब शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, ये फसल है, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेहूँ उत्पादन होता है। एसटीपी में देखिएगा बहुत ज़्यादा गेहूँ होता है, मैं आपको आगे बताऊँगा, समझ गए, इतना तो समझ गए। चलिए इसको रिवीजन कर लीजिएगा। जायद फसल, रबी फसल, खरीफ फसल, इतना तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर एग्जाम में देखिएगा एसएससी से लेके पीसीएस एग्जाम में पूछ ही देता है। चलिए आगे देख लेते हैं अब। चलिए अब देखते हैं नगदी फसलें, यानी कि इसको बोलते हैं कैश क्रॉप बोलते हैं, और व्यापारिक फसलें कॉमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं, यानी कि जो इसका उद्देश्य होता है यानी जितना से जितना लाभ कमा सके, समझिए। इसके बारे में देखेंगे, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ये। देखिए गन्ना ऐसा ही होता है, देखिए गन्ना होता है, ऐसा ही होता है। चलिए नकदी फसल में कौन कौन आता है, देखिए जैसे गन्ना हो गया, रबर उत्पादन होता है, कपास होता है, जूट होता है, चाय होता है, तंबाकू होता है, आपका कॉफ़ी होता है, ये सब होता है। तो गन्ना जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। गन्ना जो है ग्रैमनी कुल का पौधा है, और साथ में चावल और गेहूँ भी ग्रैमनी कुल का पौधा है। ये सब क्वेश्चन बना हुआ है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। गन्ने के फसल को तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। गन्ना और चीनी के दोनों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान ब्राज़ील है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राज़ील है, अमेजन नदी यहीं पर बहती है। दूसरा भारत है, ठीक है। जबकि विश्व में चीनी की खपत में भारत का पहला स्थान, यानी कि खपत में, यानी कि बहुत ज़्यादा 140 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे है, तो खपत में ज़्यादा हो गया, लेकिन उत्पादन कहाँ करता है, ब्राज़ील करता है। और उत्पादन में दूसरा स्थान है, पहला ब्राज़ील है। 40% विश्व का उत्पादन भारत में ही होता है चीनी का। देश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो राज्य पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश पहला हो गया, 45% यहाँ पे गन्ना उत्पादन होता है। दूसरा महाराष्ट्र होता है, उसके बाद कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया। ये प्रत्येक वर्ष डाटा निकलता है, ये आप कन्फ्यूज मत होइए, ये आपको मैं बताया हूँ, लगातार ये सब आते आ रहा है, ठीक है। और आप करंट से अपडेट रहिएगा किसका कौन सा रैंक आया, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गन्ना की खेती होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक चीनी मिल पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण भारत की जलवायु जो है आर्द्र है, क्योंकि समुद्र तट पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र का क्षेत्र, इसलिए वहाँ गन्ना अधिक रस वाला होता है और मोटा होता है। गन्ने के रस में चीनी की मात्रा जो होता है 10 से 12% होता है, ठीक है। गन्ने के रस में चीनी जो होता है 10 से 12% होता है, यानी कि 100 ml में 10 ml चीनी निकलता है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना जो उत्पादकता प्रति हेक्टेयर पूछेगा, यानी कि छोटा सा खेत है और उसमें कितना उपजा सकते हैं, तो हवाई द्वीप जो है अमेरिका का है और दूसरा क्यूबा है, वहीं पे ज़्यादा होता है। चीनी का कटोरा भी इसमें पूछेगा तो किसको बोलते हैं, तो क्यूबा को ही बोलते हैं। अमेरिका के जस्ट नीचे जो द्वीप है वो क्यूबा है, और हवाई द्वीप पश्चिम साइड में है, ठीक है। प्रशांत महासागर में द्वीप है, हवाई द्वीप है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा।
चलिए, भारतीय चीनी तकनीक संस्थान पूछेगा तो कानपुर में है, स्टैटिक जीके में सही पूछ लेता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे, तो कोयम्बटूर है। सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान, उत्पादन में महाराष्ट्र हो गया। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान यूपी, दूसरा महाराष्ट्र। ये सब कंफ्यूज मत होइए, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं आप। चलिए आगे देख लेते हैं, चाय के बारे में समझ लेते हैं। देखिए चाय की खेती कैसे होता है। ये चबूतरेदार ये बनाया जाता है इसको, इसके जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए, यानी कि पानी लगातार चाहिए इसमें, लेकिन जड़, इसलिए ढलान वाले क्षेत्रों में ये सब चाय की खेती होता है, समझ गए। तो ऊपर से पानी आता है तो इसका जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए, ध्यान रहे, तो चाय खराब हो जाएगा। तो चाय का जो मूल स्थान, वहाँ पे जहाँ से ये मूल स्थान है, ओरिजिन सेंटर है, चाइना में इसका पहली बार शुरू किया गया था। भारत में चाय की खेती 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में असम घाटी में किया गया था। अनुकूल जो दशा है चाय के लिए, चाय के पौधों के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। चाय के पौधों के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा वहाँ पे होना चाहिए। भूमि जो है पर्वतीय ढालदार होना चाहिए, ढालदार होना चाहिए, ढालदार होना चाहिए, ठीक है। हरी एवं गंधक युक्त मिट्टी चाहिए यहाँ पे। तो ये सब आपका चाय के बारे में है, मूल स्थान पूछ लेता है एग्जाम में, स्टैटिक जीके में, ठीक है। भारत में चाय, कहवा, रबड़, मसालों की खेती लैटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। चाय उत्पादक शीर्ष 3 राज्य देखिए, असम में 50% होता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में और सुरमा नदी के घाटी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। दूसरा में पश्चिम बंगाल हो गया, तीसरा में तमिलनाडु हो गया। चाय की मुख्यतः 2 किस्में हैं, बोहिया और असमिया या असमी होता है। चाय जो है, जैसे में भारतीय चाय बोर्ड पूछेगा तो कलकत्ता में है। वर्ल्ड वाइड जो मुख्यालय है कोलंबो में, यानी कि आपका श्रीलंका में है। चाय के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा कितना % है, तो 9% है, समझ गए। तो जो कोलंबो है, श्रीलंका है, चाय के उत्पादन निर्यात बहुत करता है, वहाँ के लोग चाय नहीं पिएगा, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा चाय पीता है। दुनिया के देशों से भारत में भी चाय आता है, उत्पादन होता है, लेकिन इतना खपत हो जाता है कि भारत में, दुनिया के देशों से भारत में चाय आता है। तो श्रीलंका वाला चाय नहीं पीता है, ये निर्यात कर देता है, अपना कुछ रख लिया, बाकी निर्यात कर देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चाय उत्पादक जो क्षेत्र है असम में, मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी के घाटी में होता है। पश्चिम बंगाल, जैसे में दार्जिलिंग क्षेत्र में देखिएगा, जाइएगा जब किशनगंज के ऊपर, पश्चिम बंगाल का जो जिला है दार्जिलिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होता है चाय का। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी में वहाँ पे होता है। तमिलनाडु, केरल, नीलगिरी जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे होता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु चाय उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु है चाय उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। आगे देखते हैं। शीर्ष 3 चाय उत्पादक जो देश है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, केन्या हो गया। 3 चाय जो शीर्ष 3 चाय निर्यातक जो देश है, केन्या हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होता है। चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, ईरान, इंडोनेशिया, रवांडा, मलावी, ये सब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चाय की खेती होता है। नोट, यह डाटा प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है, करेंट में अपडेट रहे, मैंने लिख दिया है। चाय में थीन पाया जाता है, जो थकान को दूर किया जाता है, ठीक है। ये सब आप ध्यान में रखिएगा। ये डाटा हर प्रत्येक साल निकाला जाता है, जैसे में केला हो, अमरूद हो, आम हो, खनिज संसाधन में डेटा देख लीजिएगा। बाकी ये सब जगह पर उत्पादन होता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। शीर्ष मैंने बता दिया है कि चाइना में ज़्यादा होता है, कभी आगे पीछे हो जाता है इंडिया से, कभी चीन आगे निकल गया, तो ये सब ध्यान रखिएगा अपडेट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं आप कौन सा आया। चलिए आपका कहवा आया, कॉफ़ी आया, ठीक है। चलिए इसका मूल स्थान जो है, देखिए कॉफ़ी का यही सही बीज होता है, ठीक है। चलिए तो कहवा जो है, इसको कॉफ़ी बोलते हैं। मूल स्थान जो है इसका अमेजन घाटी है, ब्राज़ील में, ठीक है। अमेजन नदी के घाटी में है, यहाँ पे ब्राज़ील में है, दक्षिण अमेरिका का देश है ये। भारत में कहवा 17वीं शताब्दी में बाबा बुदन द्वारा अरब क्षेत्र से लाया गया था, अरब क्षेत्र, ठीक है। और कर्नाटक के बाबा बुदन का जो पहाड़ी है, कर्नाटक का बाबा बुदन का पहाड़ी है, वहीं पर लगाया गया। कहवा की खेती दक्षिण भारत में पर्वतीय ढालों तक सीमित है, जो कि काली मिट्टी पर होता है, ठीक है। दक्षिण भारत के 3 राज्य, जैसे में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु अर्थात नीलगिरी पर्वत क्षेत्र के आसपास कहवा की खेती बहुत ज़्यादा किया जाता है। भारत में सर्वाधिक कहवा उत्पादक राज्य कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद केरल हो गया। कर्नाटक कुल उत्पादन का अकेले 68% उत्पादन करता है, 68% उत्पादन करता है, ठीक है, भारत में। केरल 21%, बाकी शेष जो है तमिलनाडु क्षेत्र करता है। कॉफ़ी की जो किस्में हैं अरेबिका और रोबस्टा है। भारत में अरेबिका और रोबस्टा की ही खेती किया जाता है, लेकिन 60% क्षेत्र पर
यानी कि जो एरिया है क्षेत्रफल पर अरेबिका की खेती किया जाता है। कॉफ़ी बोर्ड पूछेगा, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड तो बेंगलुरु में है। ठीक है, जैसे में खेती होता है, जैसे में मोका जो है किस्म है कॉफ़ी का, तो मोका यमन तट पर लाल सागर में होता है। ठीक है, ब्लू माउंटेन जो है जमैका में होता है। लाइबेरिया जो है, लाइबेरिया देश में उत्पादन ये सब यहाँ पे होता है। आइए देखते हैं, कॉफ़ी की जो प्राप्ति होती है बीज से होती है, बीज से। इसमें कैफीन पाया जाता है जो नींद को भगा देता है। देखते हैं विद्यार्थी जो एग्जाम में परीक्षा देने के लिए नींद को भगाने के लिए कॉफ़ी पीता है। थकान दूर करने के लिए जो चाय पीता है उसमें थीन पाया जाता है। शीर्ष 3 उत्पादक जो देश है ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया है। समझ गए। चाय के पौधों से एक वर्ष में 3 बार पत्तियां चुन सकते हैं, यानी कि चाय को जो पौधा है इसमें एक बार में 3 पत्तियां 3 बार चुन सकते हैं। लेकिन कहवा के पौधा है 4 वर्ष में एक बार फली देता है, 4 वर्ष में एक बार, इसलिए कॉफ़ी महंगा होता है। ठीक है, विश्व में कुल कहवा का 4% उत्पादन जो होता है भारत में होता है, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण विदेशों में अधिक डिमांड है भारतीय जो कहवा का है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये सब कॉफ़ी के बारे में था, आगे देख लेते हैं और भी है। अब देखते हैं तंबाकू। इसका मूल स्थान जो है अमेजन घाटी है। ठीक है, ये ब्राज़ील में है। किस में जो है भारत में पुर्तगाली लाया था पहली बार तंबाकू। ठीक है, देखिए किस में जो है भारत में जो खेती टियाना टोबैकम, ठीक है, आंध्र प्रदेश और रस्टिका है। ये 2 है, किसमें ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में जहांगीर के काल में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। इसके शीर्ष 3 उत्पादन जो राज्य है, देखिए ऐसा ही होता है आपका तंबाकू। देखिए इसका पत्ता ऐसा ही होता है, सुखाकर इसको तैयार किया जाता है कटने के बाद। आंध्र प्रदेश, ठीक है, गुजरात और कर्नाटक है। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा है? चीन है, फिर उसके बाद भारत है। यह शीतोष्ण पौधा है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई कहते हैं। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 1 मई 2004 से सार्वजनिक धूम्रपान और तंबाकू के विज्ञापन पर रोक है। यूएसए का मोंटाना प्रांत में सबसे अच्छी गुण वाली तंबाकू की खेती होती है। आगे देख लेते हैं अब कौन सा है। चलिए, जूट आ गया। यह रेशेदार फसल है। ये पौधे के तने से प्राप्त होता है। पौधा के जो तना होता है तने से प्राप्त होता है, जिससे बोरा, रसिया, कालीन, कपड़े आदि इससे बनाया जाता है जूट से। समझ गए। निम्नलिखित 5 रेशेदार जो फसलें हैं, देखिए कपास हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया, मेस्टा, अलसी, सनई बोलते हैं इसको। देखिए जूट के रेशे से बोरी जो होता है, बोरा देखते हैं चड्डी, तो वो बोरा हो गया। बोरिया रस्सी जो बनता है, मोटा मोटा रस्सी, इसी से बनता है। कालीन जूता हो गया, कपड़ा हो गया, इसी से बनता है। समझ गए। चप्पल बनाया जाता है इससे। भारत में 70% जूट का उत्पादन अकेले पश्चिम बंगाल करता है। जब आपको मैं बताऊंगा जैसे मैं जूट उत्पादन कहाँ पे है, ये सब जैसे मैं किस राज्य में होता है, ये सब आगे बताऊंगा मैं। विश्व में जूट उत्पादन में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा को एकाधिकार प्राप्त है, अर्थात यही उत्पादन ज़्यादा होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र कुछ पश्चिम बंगाल में है और ज़्यादा बांग्लादेश में चला गया है। अब दुनिया में जूट उत्पादन में सबसे बड़ा जो देश है बांग्लादेश में। भारत जब बांग्लादेश उस समय था तो एक साथ संयुक्त में था, जैसे में बंगाल का ही पार्ट है रहा है सदियों से, शुरू से, लेकिन बाद में ये अलग हो गया अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो 1971 में अलग एक प्रांत बना दिया गया, इसे देश बना दिया गया। जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। समझ गए। चलिए आगे देख सकते हैं। देखिए आपका जूट का ऐसा ही पौधा होता है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं कपास। कपास जो है मालवेसी कुल का पौधा है। कपास की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है इंडिया में है, लेकिन उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र में सफ़ेद सोना बोलते हैं। कपास की खेती के लिए लावा मिट्टी चाहिए। भारत में लावा मिट्टी रेगुन के क्षेत्र जो है गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब में इसका भी खेती होता है। ठीक है। कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान है, दूसरा महाराष्ट्र है। देखिए कपास ऐसा ही उगाया जाता है। कपास के रेशे की लंबाई जो है 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर है, लेकिन सर्वोत्तम जो किस्म होता है 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाला सर्वोत्तम किस्म होता है। कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। इसमें कपास का उपयोग किया जाता है। कपास को व्हाइट फाइबर भी बोलते हैं, सफ़ेद सोना बोलते हैं। कपास के उत्पादन में 200 दिन धूप लगना जरूरी है। कपास के उत्पादन में 200 दिन धूप लगना जरूरी है। समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं आप। रबड़ के बारे में देख लेते हैं।
रबर का जो मूल स्थान है अमेजन नदी घाटी है, ब्राज़ील है। समझ के, ज़्यादातर ब्राज़ील में ही इसका शुरू किया गया था। रबर उष्णकटिबंधीय पौधा है ये। भारत में विश्व का प्राकृतिक रबर 1.7% होता है यहाँ पे। दुनिया में रबर का सबसे बड़ा उत्पादन जो होता है थाईलैंड में होता है। थाईलैंड में रबर के द्वारा सड़कें बनाई जाती है, सड़क बनता है। भारत में भी कहीं कहीं बनाई जाती है। विश्व में जो पारा किस्म का रबर सर्वोत्तम होता है। रबर वृक्ष के पत्ते के दूध से बनाए जाते हैं, अर्थात लेटेक्स से रबर प्राप्त होता है। देखिए कैसे निकलता है, आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। देखिए यही से, यही है पेड़ है, इसी के यहाँ पे ऊपर जो रखा जाता है डलिया बोलते हैं, उसमें निकाली जाता है। प्लास्टिक का डलिया है, उसमें निकाला जाता है, रबर बनाया जाता है। देखिए रबर उत्पादन के अनुकूल परिस्थितियाँ जो है, उच्च तापमान एवं धूप चाहिए इसके लिए। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। लैटेराइट या लाल मिट्टी का होनी चाहिए, ठीक है, क्षेत्र वहाँ पे होना चाहिए। भारत में अनुकूल परिस्थितियाँ दक्षिण भारत में है, राज्यों में पाई जाती है। केरल जो है रबर का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में रबर का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है, लेकिन कुल उत्पादन में चौथा स्थान है। प्रति हेक्टेयर यानी कम क्षेत्र में भी ज़्यादा हो जाता है, प्रति हेक्टेयर का अर्थ यही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका ये ख़त्म हो चुका है। मैं आगे आप बताऊंगा जैसे चावल क्या होता है, गोल्डन चावल क्या होता है, गेहूं क्या होता है, आगे उसके बारे में सब कुछ बताते चलूँगा। इसका किस्म क्या होता है, ठीक है। जो क्रांति आया था इसमें भी मैंने क्रांति वाला बता दिया है इकोनॉमिक्स में, लेकिन इसमें ही मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। इसको रिवीजन कीजिए, बार बार करिए। और 40वां स्थान है, यानी कि 40वां वीडियो है। 40 वीडियो आपका क्लियर हो चुका है। कुछ 6 वीडियो ही बचा हुआ है जो बता दूंगा आपको। नोट्स है, उद्योग बता देंगे, आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। जैसे मैं लोहा तांबा कहाँ मिलता है भारत में, ये सही बता दूंगा, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, ये सब बारे में बता दूंगा। आपका ज्योग्राफी पूरी तरह इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टडी का कुछ पार्ट मैं बता दूंगा, इसमें भी डाल दूंगा, समझ गए। चलिए जैसे नॉटिकल मिल वाला है उसको भी वीडियो लाऊंगा, अलग से बता दूंगा। जैसे मैं पहाड़ वाला मैंने बता दिया है, सब देख लीजिएगा। 14 वीडियो एग्जाम की दृष्टि से मैंने बता दिया है, अलग प्ले लिस्ट में बनाया है, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद हिस्ट्री शुरू करेंगे, पॉलिटी शुरू करेंगे, और उसके बाद वर्ल्ड मैप भी शुरू करके आपको ख़त्म करेंगे, ठीक है। पर्यावरण ही बता देंगे धीरे धीरे करके। करंट चल ही रहा है, ओके। इसको रिवीजन कीजिए।